जय हिंद साथियों, वेलकम टू लैक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट थर्ड के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में चर्चा करेंगे और आगे की वीडियोस में हम इसके रिमेनिंग प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उनको लिया गया है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स थे वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते थे। 1689 में ये आए थे राइट्स। नेक्स्ट में जो है हमारा पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और मैग्ना कार्टा जो है 15 जून 1215 के अंदर आया। किंग जॉन ने इसको पास किया था और इसको सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट मानते हैं जिसके अंदर राइट्स को लिखा गया था। नेक्स्ट में हम प्रोविजन देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि वो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ, इसीलिए हम इनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इसी के साथ दूसरा रीजन ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है किसी पर्सन की जिंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ही फंडामेंटल है, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिनको हम हिंदी में मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। यानी जो बहुत जरूरी अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनको हम कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, ये प्रिवेंट करता है यानी रोकता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल, यानी सरकार का जो मनमाना रूल है, तानाशाही का रूल है, ये इसको आने से रोकता है। क्योंकि अगर राइट्स होंगे तो सरकार वो काम नहीं करेगी जो वो किसी के अगेंस्ट करती है, सिटीजन्स के अगेंस्ट करती है। नेक्स्ट में एक चीज और देखते हैं हम यहां पर कि आर्टिकल 32 जो है वो पावर देता है, यानी एक तरह से राइट क्रिएट करता है वो सिटीजन्स के लिए कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है तो वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहे तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तो ये दो प्रोविजन एंश्योर करते हैं कि कभी भी जिस कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनको एनफोर्स करने के भी प्रोविजन दिए गए हैं तो वहां पर डेस्पोटिक और ऑथोरिटेरियन सरकार का गठन नहीं हो सकता, यानी वहां पर तानाशाही या सरकार जो अपनी मनमानी करती है वो चीजें वहां पर नहीं होंगी। तो इसके अंदर हमने देखा कि जनरल मीनिंग क्या है फंडामेंटल राइट्स का। आइए इसके आगे देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वो कितने थे, यानी पार्ट थर्ड के अंदर। तो पार्ट थर्ड में ओरिजिनली जो हमारे थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से थे? राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 में दिए गए हैं। नेक्स्ट में आर्टिकल है हमारा 4th आर्टिकल और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और 5th राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और इसमें जो छठा राइट था हमारा वो था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर, जिसको जो है आगे चल के डिलीट कर दिया गया था, यानी इसको यहां से निकाल दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में। यानी हमारा जो ये राइट टू प्रॉपर्टी का राइट था जो आर्टिकल 31 के अंदर था, आर्टिकल 31 के अंदर जो राइट था उसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और लास्ट जो हमारा राइट है 7th फंडामेंटल राइट वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमने आर्टिकल 32 के अंदर देखनी है। यानी अब प्रेजेंट में अगर हम कहें तो इस वाले फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया तो टोटल अब हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड गारंटी करता है। आइए इसके अंदर एक चीज और देखते हैं कि ये जो हमारे राइट्स हैं ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं। तो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, यानी स्टेट जो है उनको वायलेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी राइट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 2 जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर उसने किसी प्लेस को या किसी पब्लिक चीज को जो है पब्लिक कर दिया हो, यानी उसने डेडिकेट कर दिया हो पब्लिक यूज के लिए, तो अब वो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल है जहां पर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल है, जैसे हमारा आर्टिकल 23, 24 जहां पर ये बात करते हैं हजार्डियस जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर चाइल्ड लेबर नहीं की जाएगी और किसी से फोर्स लेबर नहीं की जाएगी।
तो ये राइट जो है हमारे, कुछ राइट ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं, लेकिन सारे राइट जो है वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो इसलिए हमें इस स्टेट का मीनिंग समझना होगा कि जो वर्ड स्टेट है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग दिया गया है आर्टिकल 12 के अंदर, और आर्टिकल 12 के अंदर जो है वो क्लैरिफाई करता है दैट द टर्म स्टेट अकरिंग इन आर्टिकल 13 और एनी अदर प्रोविजन कंसर्निंग फंडामेंटल राइट हैज एन एक्सटेंसिव मीनिंग। यानी हमारे पार्ट थर्ड के अंदर कहीं पर भी अगर वर्ड स्टेट लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो यहां पर बताया गया है। और इसके अंदर प्रोविजन दिए गए हैं कि हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यहां पर गवर्नमेंट का मीनिंग है कि हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और हमारी पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर जो हमारा लॉ बनाती है, जिसके अंदर दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी स्टेट के अंदर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो आएगी इसके अंदर, और वहां की लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में जैसा हम जानते हैं वहां पर भी दो हाउस हो सकते हैं, कुछ स्टेट में दो हो सकते हैं, कुछ में नहीं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सबको जो है एक्सप्रेसली लिखा गया है कि ये सारी चीजें जो है हमारी क्या होंगी, स्टेट होंगी। यानी ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, जिसको आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया है कि हमारी टेरिटरीज कौन कौन सी होंगी, कि स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगी, और तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख लेना, आर्टिकल 1 से 4 तक के प्रोविजन। तो आर्टिकल 1 के अंदर 3 चीजें लिखी हैं कि एक तो स्टेट की टेरिटरी होगी, एक यूनियन टेरिटरी की होगी, और अदर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा स्टेट करता है। तो इस टेरिटरी के इसके अंदर जो है, चाहे जितनी लोकल अथॉरिटी हैं या फिर अदर अथॉरिटीज हैं, वो सब इसके अंदर आएंगी जो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट में है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोकल अथॉरिटीज किसको कहेंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, तो इन सबको हम जो है लोकल अथॉरिटी कहेंगे। अब यहां पर एक चीज हमें समझनी है कि ये जो हमारी अदर अथॉरिटीज हैं, ये कौन सी अथॉरिटीज होंगी, क्योंकि इनका मीनिंग तो क्लियर हो गया कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, यहां पर लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है और स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है। लेकिन अदर अथॉरिटीज कौन सी होंगी, तो इनको हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर जो है कुछ जजमेंट के थ्रू इसको पास किया है। जैसे दे रेफर, यानी जो हमारी अदर अथॉरिटीज हैं वो रेफर करती हैं ऐसी एंटिटीज बॉडी नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, यानी जिनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है वो सारी अथॉरिटीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंदर सारी लिस्ट नहीं लिख सकते थे कि ये सारी चीज जो है स्टेट के अंदर आएंगे। इसीलिए जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के अंदर जो है इनको डिफाइन किया। जैसे सबसे पहला केस है इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम जो देखेंगे कि कोई भी एंटिटी, यानी कोई भी जो हमारी बॉडी है, कि वो स्टेट है या नहीं है, हमें यह देखना होगा कि वो सरकार के जैसा काम कर रही है या नहीं। यानी इसके अंदर जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ वो ई जस्डम जेनरिस, जिसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड। यानी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी सरकार के जैसा काम कर रही है तो इसने इसको कहा कि वो ही सिर्फ जो है हमारी स्टेट होगी आर्टिकल 12 के अंदर। लेकिन इसके बाद एक और केस आया, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962, और इस केस के अंदर जो बात यहां पर कही गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास केस के अंदर, उस बात को खत्म कर दिया। यानी ई जस्डम जेनरिस का जो प्रिंसिपल था उसको खत्म कर दिया और कहा कि सिर्फ हम उन चीजों को, यानी उन बॉडीज को स्टेट की मीनिंग में नहीं रखेंगे सिर्फ जो सरकार के जैसा काम करती हैं, बल्कि इसके अंदर और भी इंक्लूड होंगी। और वो कौन कौन सी चीज इंक्लूड होंगी उनको अलग अलग केस के अंदर डिफाइन करा। जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर 1967 ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी क्या है, एक स्टेट है। इसको डिफाइन करने के लिए, क्यों, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो एक सॉवरन फंक्शन है और ये पब्लिक के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसके अंदर हेल्ड कर दिया कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एक स्टेट की तरह काम करेगा। और आर.डी. शेट्टी जो है इसके अंदर एक लैंडमार्क केस रहा, 1979 में आया ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल दिए कि हम इन 5 चीजों को देखेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी स्टेट है या नहीं है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेट ऑन फंडिंग, यानी कोई भी ऐसी बॉडी जिसको स्टेट फंडिंग दे रहा हो, उसको फंडिंग दे रहा हो, फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसकी वो संभाल रहा हो सारी। दूसरे इसमें देखेंगे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, यानी अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। नेक्स्ट में देखेंगे पब्लिक फंक्शन, कि वो जो फंक्शन कर रही है वो पब्लिक फंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो प्राइवेट फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, यानी वो जो उसके काम हो सारे के सारे कैसे हो, वो पब्लिक हो।
और फोर्थ इसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड एंटिटी, यानी वो जो एंटिटी है गवर्नमेंट ने बनाई हो या गवर्नमेंट ने ट्रांसफर करी हो। और लास्ट इसमें हम देखेंगे पॉइंट स्टेट प्रोटेक्टेड मोनोपोली, यानी वहां पर जो मोनोपोली है वो एक तरह से स्टेट प्रोटेक्टेड हो, यानी कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली ना बना ले, वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति का जो है उसके अंदर अधिकार ना आ जाना चाहिए। ये आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी 1979 के अंदर हेल्ड किया गया था। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोविजन कि जो हमारी जुडिशरी जो है, क्या हम जुडिशरी को स्टेट मान सकते हैं अंडर आर्टिकल 12? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये डिसाइड किया गया ए.आर. अंतुले वर्सेस आर.एस. नायक 1988 केस के अंदर। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें समझानी चाहिए कि हम जुडिशरी को कब तो स्टेट मानेंगे और कब स्टेट नहीं मानेंगे। तो यहां पर दो हमारे प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन इसके अंदर आता है कि अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145, 146 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रूल्स बनाने की, कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनका स्टाफ है या उनकी जो प्रोसीडिंग है उनको मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बना सकती है। तो अगर वो यहां पर कोई भी रूल बना रही है तो वो रूल फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट होगी। लेकिन अगर जुडिशरी परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन मतलब वहां पर वो किसी मैटर को एडजुडिकेट करती है, यानी किसी डिस्प्यूट को सुन रही है, तो वहां पर उसको जो है स्टेट नहीं माना गया, क्योंकि यह समझा जाता है कि जुडिशरी तो प्रोटेक्टर है राइट्स की और इंटरप्रेटर है, तो वो कभी गलत नहीं कर सकती, वो खुद ही फंडामेंटल राइट्स को जो है नहीं तोड़ेगी, क्योंकि उसको गार्जियन माना जाता है। और सुप्रीम जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, वो गार्जियन भी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको बाद में रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि जो जजेस होते हैं उनसे भी गलती हो सकती है और अगर गलती हुई है उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। इसीलिए जुडिशियल फंक्शन के अंदर उसको स्टेट नहीं माना गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर उसको स्टेट माना गया है। तो इस पे लैंडमार्क केस आपको याद रखना होगा, ए.आर. अंतुले वर्सेस आर.एस. नायक 1988 का ये केस है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारी जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स है उनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है। देखो डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 के अंदर दी गई है और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर दिया गया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डीपीएसपी किनको कहते हैं। देखो डीपीएसपी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर रखी गई है और पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक रखी गई है। और डीपीएसपी का मीनिंग ये होता है कि कुछ ऐसी डायरेक्शंस यानी कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो स्टेट को पहले से ही दी जाती हैं ताकि स्टेट उन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए। तो यहां पर जो डायरेक्शन दी गई है तो यहां पे एक ड्यूटी है, एक तरह से स्टेट की ड्यूटी है कि वो इनको जो है इंप्लीमेंट करे, लेकिन यहां पर ये एनफोर्सेबल नहीं है सिर्फ, यानी इनको अगर स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो मान लो कि कोई डीपीएसपी जो है स्टेट को इंप्लीमेंट करनी है और उससे फंडामेंटल टच हो रहा है, तो उसमें क्या सिचुएशन अराइज होंगी इसको हम देखेंगे। सबसे पहला केस इसके अंदर आया चंपकम दोराई राजन केस 1951, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल, यानी अगर डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कौन प्रिवेल करेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, यानी डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से नीचे रख दी गई। और दूसरे इसमें कहा एंड रूल दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, यानी दो बात जो है इस केस के अंदर कही गई, एक तो ये कि फंडामेंटल राइट जो है वो ओवरराइड करेंगे और प्लस अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको अमेंड कर सकती है। ये दो व्यू जो है इसके अंदर केस के अंदर आए। नेक्स्ट इसमें केस आता है हमारा कि इस केस के रिस्पॉन्स में ही तो पार्लियामेंट ने क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसने पास करा 1951 में डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला अमेंडमेंट था 1951 के अंदर। इसने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी कहां दी गई थी, 31 के अंदर, अभी हमने पीछे देखा था 31 के अंदर, और 31 को जो है 44th अमेंडमेंट से निकाल दिया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी हमारी मौजूद है 1951 में। तो इसने क्या जोड़ा, एक तो 31 जोड़ दिया इसने, आर्टिकल 31B और एक 9th शेड्यूल। तो आपको यह भी याद रखना है कि 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ी, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल होती थी और 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में ऐड की गई। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 कहता है कि सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यानी वो कुछ लॉज को जो है सेव कर देता है कि अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट ने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उससे आर्टिकल 31 वायलेट नहीं होगा। और दूसरी बात जो है आर्टिकल 31B के अंदर इन्होंने लिखी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, और इस आर्टिकल के अंदर
पार्लियामेंट ने यह लिख दिया कि जो भी लॉ हमने 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया, अब उसको जो है चेक नहीं कर सकते, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये काम जो है इसने कर दिए। इसके बाद जो है क्या होता है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, और इस केस के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज की गई। यानी जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, जो उसने प्रोविजन डाले 31A, B, C और A और B, और उसके साथ जो है 9th शेड्यूल, तो इसको जो है यहां पर चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने के बाद जो है इसके अंदर जो है द पावर अंडर आर्टिकल 368 जो इसके अंदर हेल्ड किया गया, ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हेल्ड कर दिया कि जो पावर है आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 368 के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है। और दूसरी बात इसके अंदर कही, द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी आर्टिकल 13 जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है, ऑल्सो इसके अंदर इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में किए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 13 जो है वो रोकता नहीं है स्टेट को कोई भी लॉ पास करने से, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 की दो क्लोज है। एक क्लोज ये कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के यानी 1950 से पहले कोई लॉ एनफोर्स था और वो हमारे फंडामेंटल राइट को टच करता है, तो वो उस हद तक यानी उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता है और टेक अवे करता है। और 13 की जो क्लोज टू है वो ये कहती है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करती है वो, कि 1950 के बाद कोई भी लॉ अगर बनता है तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट एब्रिज और टेक अवे द फंडामेंटल राइट। तो ये जो हमारी क्लोज टू है, क्लोज टू स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाती है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। और क्लोज 3 के अंदर अभी अगर हम यहां लिखें स्टेट शैल नॉट मेक लॉ, तो ये जो लॉ वर्ड है इस लॉ का मीनिंग क्या होगा, इसको यहां पर डिफाइन करा गया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ वर्ड है, अगर कोई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होता है उसको इसके अंदर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट है वो कोई ऐसा लॉ बना सकता है अमेंडमेंट के थ्रू जिससे फंडामेंटल राइट टच होते हो। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे चीज, यहां पर इसने इसको हेल्ड कर दिया। नेक्स्ट में केस आता है हमारा गोलकनाथ केस, स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1964 की। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 जिसने क्या करा था, इंसर्ट कर देते कुछ लॉज को 9th शेड्यूल के अंदर। 9th शेड्यूल अभी हमने पढ़ा कि 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ दिया गया था और उसमें यह प्रोविजन डाल दिया गया था कि जो भी कानून यानी जो भी लॉ इसके अंदर रख दिया जाएगा उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो इस शेड्यूल के अंदर कुछ और लॉज को रख दिया गया, तो इसको चैलेंज किया गया कि कब तक ऐसा होता रहेगा कि क्या जो भी चीज शेड्यूल 9 के अंदर रख दी जाएगी वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगी, कि इस वजह से कि सिर्फ 9 शेड्यूल के अंदर रखी गई है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली जो बात कही, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर यही कही कि जो पार्लियामेंट है वो ना तो एब्रिज करेगी और ना ही टेक अवे करेगी किसी भी फंडामेंटल राइट को। यानी अब पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। दूसरी बात इसके अंदर कही कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट होता है, इज ऑल्सो लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर उसको भी जो है लॉ माना जाएगा। ये दोनों बात इसके अंदर कह दी, और इसका मतलब ये हुआ कि जब वो लॉ है तो आर्टिकल 13 की जो क्लोज टू है जो ये कहती है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट, वो वॉइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब पार्लियामेंट जो है कोई लॉ ऐसा नहीं बनाएगी आर्टिकल 368 के अंदर भी जो फंडामेंटल राइट्स को टच करता हो। इसके बाद पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1971 में, और इसने दो अमेंडमेंट इसके अंदर किए इंपोर्टेंट। पहला अमेंडमेंट किया आर्टिकल 13 क्लोज 4 ऐड करके, और इसके अंदर यह लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368, कि अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। पहली बात तो ये ऐड कर दी, और दूसरी बात इसके अंदर ऐड कर दी आर्टिकल 368 की क्लोज 3 के अंदर कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल,
और यहां पर भी ये बात लिख दी कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएंगे। यानी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस केस के अंदर कही, इसने उस बात को ही खत्म कर दिया कि हम जो लॉ बनाएंगे आर्टिकल 368 के अंदर, वो सारे अमेंडमेंट जो हैं आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएंगे। और इसी के बाद जो है फिर इसके बाद 25th अमेंडमेंट आया और उसने 31C ऐड कर दिया और 31C के अंदर 2 प्रोविजन डाल दिए। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। इसके अंदर सबसे पहला प्रोविजन डाला इन्होंने कि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर 14, 19 और 31 आर्टिकल वायलेट होते हैं तो वो जो है वॉइड नहीं होंगे। यानी डीपीएसपी जो है हमारी डीपीएसपी 39 की B और क्लोज C, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं तो वो वॉइड नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने ऐड कर दी कि नो लॉ शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, और ना ही किसी भी ऐसी प्रोविजन को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट के अंदर कि ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है केस आया एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस 1973, जिसकी पूरा नाम है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ केरला। और इसके अंदर जो है जो प्रीवियस जजमेंट दी थी गोलकनाथ केस के अंदर 1967 में, उसको ओवररूल कर दिया, यानी जो बात उसके अंदर कही थी उसको रिवर्स कर दिया। और इसी के साथ साथ इसके अंदर अपहेल्ड की गई वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, यानी जो बात 24th अमेंडमेंट में कही गई थी उसको जो है वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। और इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी पार्लियामेंट के पास अब पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को टच कर सकती है, यानी वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन इसी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी, एट द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर एक नया डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि पार्लियामेंट की पावर तो है आर्टिकल 368 के अंदर किसी भी प्रोविजन को चेंज करने की, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग चीजों को बताया है। जैसे सेक्युलरिज्म जो है वो हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और इनके अलावा बहुत सारी चीजों को अलग अलग केसेस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। तो अब कंडीशन ये हुई कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। इसके बाद जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया और इसने जो आर्टिकल 331C था उसके अंदर और चीजें ऐड कर दी, यानी इसने एक्सपेंड कर दिया इसके व्यू को। और इसने ये कह दिया कि जो प्रोविजन है हमारे वो जो पहले अप्लाई होते थे, यानी गेव अस सुप्रीमेसी टू डीपीएसपी, तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी डीपीएसपी को अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेट होते हैं तो वो वॉइड नहीं होगा। पहले ये बात सिर्फ लिखी थी आर्टिकल 39 क्लोज बी के लिए और क्लोज सी के लिए, लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया कि किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ये आर्टिकल वायलेट होते हैं तो वो वॉइड नहीं होगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या करी, इसमें जो है फिर केस आया मिनरविल केस 1980, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो आर्टिकल 31C का जो एक्सटेंशन था, यानी ये जो बात इन्होंने एक्सटेंड की है इसके अंदर, ये जो सारी बात होगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी वॉइड है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया इस प्रोविजन को, यानी 42nd अमेंडमेंट ने ये जो प्रोविजन ऐड किया था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और मिनर्वा मिल केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, यानी मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है एक न्यू प्रिंसिपल आया जिसको हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दोनों के बीच बैलेंस बनाना होगा, फंडामेंटल राइट्स के बीच में भी और डीपीएसपी के बीच में भी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कोई सा ओवरराइड करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही समझा है कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है, और डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी क्या प्रोविजन दिए गए हैं, क्या क्या केस लॉज हैं और कौन सा एक दूसरे के ऊपर प्रेवेल करता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के अंदर, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती, यानी वो फंडामेंटल राइट के अंदर या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।